गाइस ये है अपना रूम 137। इस एक रूम में 4 बच्चे रहते हैं। ऑफिशियली 3 को अलॉटेड है। ये मेरा टेबल है। गाइस ये बंदा देख रहा है ध्रुव राठी की वीडियो। आज हमारा था सेशनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का लाइव सेशनल था। इसके बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। प्रिपरेटरी लीव चल रही है। और कैसा लगा फाइनल सेशनल लेके? हाँ, पेपर बड़ा अच्छा था। नकल तो मारी होगी? नकल नहीं मारी भाई, पहली बार। क्यों? याद था। ये है श्रीकांत शर्मा, मेरा तीसरा रूममेट। और इनके पास ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नहीं थी तो इनके पास डेजर्टेशन है। डेजर्टेशन का काम कर रहे हैं। आपके डेजर्टेशन का टॉपिक क्या था? मेरे डिसर्टेशन का टॉपिक है अर्बन ग्रीन स्पेस इन यूएन हैबिटेट एसडीजी सब रीजंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इनका JRF हो चुका है दिसंबर वाले बैच में। आपका भी हो चुका है, अपना बताइए कुछ। मेरा जून बैच में हो चुका था गाइज, जून 2024 में। और अपनी कुछ तैयारी के बारे में बताइए कि दिसंबर का एक्सपीरियंस कैसा था? दिसंबर का एक्सपीरियंस बस ऐसा था कि जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो अंतिम 20 दिन मैंने तैयारी की थी। और वो 20 दिन बस ऐसा लग रहा था ऐसे मजदूरी कर रहे हैं, रोज आके बेड पे बैठ के और रोज पढ़े जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं और कोई काम नहीं। यही सोचा होगा कि 20 दिन मेहनत कर ले 40,000 सैलरी का। हाँ, 20 दिन मेहनत करके 5 साल सैलरी उठाओ, बहुत मजा से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान एग्जाम होता है, अगर आप लगन से मेहनत करते हो तो आराम से निकल सकता है। अच्छा, तो तैयारी में आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कौन सी टिप्स है? क्योंकि अभी टाइम थोड़ा कम बचा है, लगभग 1 महीने का बचा है, तो उस टाइम कौन सी चीज़ें कर सकते हैं? तैयारी में मुझे मेनली लगता है कि सबसे पहले तो आपका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है ज्योग्राफी और पेपर 1 से रिलेटेड, वो आपका सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अगर एक बार आप वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आपको बस वो जो यूजीसी नेट के द्वारा जो सिलेबस प्रोवाइड करा गया है, अगर आप सिलेबस के हर एक पॉइंट को डीपली अगर जानते हैं और हर एक पॉइंट को कंट्राडिक्ट करने का क्षमता रखते हैं, तो आप आसानी से उस 20 दिन के अंदर हर एक टॉपिक को टच करके और उसको 2-3 बार रिवाइज करके आप खत्म कर सकते हैं, अगर आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तैयार है तो। अगर आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है तो यू मस्ट टेक 40 डेज और 60 डेज बिफोर द एग्जाम टू स्टार्ट प्रिपरेशन। ये इस चीज़ की बात क्यों करें गाइज? क्योंकि इनका तो बैकग्राउंड रहा है BA ज्योग्राफी ऑनर्स, ये KMC के स्टूडेंट रहे हैं। और इनका DSC में भी एडमिशन हो रहा था, पर इन्होंने प्रेफर किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जो इनके लिए आई थिंक फ्रूटफुल भी साबित रहा। वो होता है कभी कभी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज हो जाता है। हाँ। और ओवरऑल जैसे हम अभी तक पूछते आ रहे हैं हमारे बैचमेट से कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप का 2 साल का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा आया था तो मैं बस ये सोच के आया था कि यहाँ पर मैं 2 साल के लिए आ रहा हूँ और इन 2 सालों में मैं अपने आप को थोड़ा बदलूंगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में मुझे लगा था कि मैं अपने 12th के स्टैंडर्ड से बहुत डीप कर गया था। तो मुझे एक लोकेशन चाहिए था जहाँ बैठ के ना मैं थोड़ा कंसंट्रेट कर सकूँ, अपने चीज़ों को वापस से रिकलेक्ट कर सकूँ कि मैं कैसा था 12th में। तो इसके लिए मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी आया था। लेकिन जब स्टार्टिंग में मैं आया तो उसके बाद यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देख के तो मुझे बहुत खुशी हुई। बट फिर यहाँ पर एक बहुत मेजर कंसर्न है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो और मैंने इतनी गर्मी कहीं फेस की नहीं थी, तो मैंने एक बार डिसाइड भी करा कि DSC का तो रिजल्ट आ गया है, वहाँ चल लेते हैं। फिर पापा ने मना कर दिया और वो अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद से मैंने खुद में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ोतरी करना चालू किया और धीरे धीरे करके पढ़ाई की आदत लगाई। और बाकी अगर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो वहाँ पे टीचर्स हैं बहुत सारे और उनमें क्षमता भी है बहुत अच्छा, और रिसर्च भी बढ़िया होता है हमारे यूनिवर्सिटी में। बस आपको है कि आपको एक प्रॉपर वो जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप उसमें बिल्ड आपके अंदर है तो आप टीचर के मदद से, हाँ पोटेंशियल अगर आपके अंदर है तो आप टीचर की मदद से बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। डिपार्टमेंट में स्कोप है, बस थोड़ी कमी ये है कि जो प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा कम दिखाया जाता है, फ्लॉन्ट कराया जाता है डिपार्टमेंट में, जिसको आने वाले टाइम में सुधार करने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि आप जैसे मेरे बैचमेट के साथ रूममेट भी रहे हो
मैंने आपकी कंसिस्टेंसी भी देखी है, पर आपकी स्मार्ट वर्क है वो मेरे को सबसे अच्छा लगा। आपका जून 2024 में नेट भी हो गया था, जस्ट कुछ नंबर से रह गया था क्योंकि री एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके बाद दिसंबर में आपने नेट JRF भी कर लिया, अब आप PhD की प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। ओवरऑल मेरे को लगता है कि आपने MSc का जो एक मोटिव होता है, एम होता है, वो आपने फुलफिल कर लिया है। और इन्होंने ऐसा नहीं कि हाई टेक 8-8 10-10 घंटे पढ़े, इन्होंने 15-20 दिन अच्छे से पढ़ाई की है। हम वही हैं जो रात को एक रात पहले पढ़ के एग्ज़ाम देने जाते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम, पर फिर भी इन्होंने 80% मेंटेन करके चल रहे हैं। और ओवरऑल मैं बताऊँ, स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है हार्ड वर्क से। आजकल के इस टाइम में ना ऐसा हो गया है कि हार्ड वर्क करने वाले रहते तो हैं कंपटीशन में, लेकिन स्मार्ट वर्क वाले से पीछे हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप दोनों को मिला के काम करो, ताकि क्योंकि आजकल इंसान के पास टाइम बहुत कम होता है और काम बहुत ज्यादा है। हाँ। आपको सेमेस्टर को भी देखना है और अदरवाइज जो कंपटीशन चल रहे हैं उनको भी देखना है, घर वाले कुछ बोल रहे हैं, समाज में बहुत सारा टेंशन आता है, सबको एक साथ टैकल करना है, इसलिए स्मार्ट वर्क पर फोकस करना बहुत जरूरी है। किसी को लग रहा हो कि अगर जैसे 1 महीना बचा है तो उनको लग रहा हो कि तैयारी नहीं हो पाएगी, पर मैं सच बताऊँ ना, मैंने भी किया, इन्होंने भी किया, लास्ट के 1 महीने में ही तैयारी होती है। पहले तो एडमिट कार्ड आया ना, तब आपके दिमाग में स्टक करेगा कि हाँ अब तो करना ही है। एडमिट कार्ड तो आखिरी फेज का बात है, जब हाँ। लोकेशन आ जाए ना कि इस लेवल पे मेरा एग्जाम होना है और इस तारीख को होना है, उस वो जब टाइम- तारीख आ जाता है ना तब बहुत मजा आता है तैयारी करने में। उस टाइम सब कुछ भूल जाओ। हाँ, यही चीज़ चाहिए, जो लास्ट के 15-20 दिन है ना, ये आपका JRF भी दिला सकते हैं या फिर आप नेट में भी रह सकते हैं। ये आपके 15 दिन डिसाइड करेंगे। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो कि आप रिवर्स रिवीजन पे फोकस करो। रिवर्स रिवीजन में गाइस क्या होता है कि आप क्वेश्चंस पे फोकस करते हो, जो क्वेश्चन या टॉपिक गलत हो रहे हैं उन टॉपिक को आपको देखोगे। उन टॉपिक को ही बस पढ़ना है। अगर हाँ। आप पूरा बुक उठा के पढ़ने लग जाओगे और आखिरी के चंद दिनों में, तो आप कभी भी कवर नहीं कर पाओगे। सुविंदर सिंह की किताबें हैं या फिर खुल्लर की किताबें, बहुत बड़ी बड़ी, ऐसे एक ढेर लग जाएगा। पर आपको मेन चीज़ किस पे ध्यान देना है, पहले आप रिसोर्स इकट्ठा करो कि आपके पास गुड रिसोर्स होगा तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। और आप डेली एक हफ्ते में 3-4 बार मॉक टेस्ट जरूर दे या PYQs दे, आपको याद हो जाना चाहिए सिलेबस तो। और रिसोर्सेज ऐसे नहीं है कि मतलब वो अवेलेबल नहीं है, बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन। टेलीग्राम पे थोड़ा सा, टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो, बाकी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। PDF EPG पाठशाला भी है और इग्नू के मटेरियल्स भी है ज्योग्राफी के, बहुत अच्छे। और आपको टेक्स्ट बुक, अगर मुझे लगता है PYQ अगर आपको एक्सपीरियंस करना है देख के खुद से, तो उसमें टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छा आंसर्स का एक्सप्लेनेशन भी देता है और वो भी करता है। तो ये मुझे टेक्स्ट बुक ने कुछ बोला नहीं है, बट मैंने फील करा है जब पहले आता था फ्री में उस टाइम। ये चीज़ तो है, क्यों वो आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हो कि टाइम टू टाइम आपने कितना इम्प्रूव किया है। और उसमें एक्सप्लेनेशन दी होती है, तो आपके 4 वो ऑप्शंस होते हैं, मतलब वो 4 टॉपिक बता रहे हैं आपके। और एक मेजर पार्ट रहता है हमेशा ज्योग्राफी में थॉट। हर बार कोई भी एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट JRF का एग्ज़ाम हो या फिर सेट का भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन थॉट के रहते हैं। उसकी इम्पोर्टेंस पे क्या कहना चाहोगे आप? थॉट का इम्पोर्टेंस कुछ ऐसा है कि अगर आप अच्छे से थॉट को जानते हो ना, हाँ, तो ये बेसिकली एक ज्योग्राफी का आत्मा है। मतलब अगर आप थॉट को जान गए तो मतलब आप पूरे ज्योग्राफी को होलसम जान रहे हो। अगर थॉट को पढ़ने के बाद अगर आप फिर से किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो आप उसको रिलेट कर पाओगे कि ये कॉन्सेप्ट का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कैसे एंड हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप का प्रोसेस क्या है। अगर आप उस प्रोसेस को एज अ स्टोरी अपने दिमाग में सेट करते हो तो वो आपको समझने में मदद करेगा, ना कि रटने में। और जब आप समझ लेते हो किसी चीज़ को तो आपको क्या है कि मतलब बस वो देखना होता है और आपके दिमाग में स्टिक कर जाता है कि भाई ये ऑप्शन है। ये नॉर्मली चीज़ मैंने देखी है मेरे दोस्तों के साथ भी। तो क्या करते हैं, ग्रीक, रोमन, अरब रट लेते हैं। उनमें क्या होता है कि मेजरली 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, वो बुक्स वगैरह के वो ठीक कर देते हैं। आजकल क्या ट्रेंड देखा गया है, जो करंट जोग्राफर है या फिर करंट में ज्योग्राफी का जो रिवोल्यूशन है पैराडिज्म शिफ्ट के बाद, वो चीज़ें वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी में जैसे अर्बन से वो कभी सेट होता है कि कभी अर्बन के क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, कभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ज़्यादा आ गए। पर ये जो ज्योग्राफी थॉट है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इनका वेटेज फिक्स रहता है कि फिक्स सब्जेक्ट है। मतलब Geography of India। 40% नंबर तो सिक्योर है। अगर 10 नंबर ज्योग्राफी ऑफ थॉट और 10 जियोमॉर्फोलॉजी, 10 क्लाइमेटोलॉजी, 7-8 आप ओशियनोग्राफी के मान के चल रहे हो, या फिर 10 नंबर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इनका वेटेज 50 से 55% तक रहता है।
उसके बाद जो अपडिप करता है वो करता है ह्यूमन ज्योग्राफी के पेपर्स। प्रैक्टिकल, ह्यूमन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह जो भी सब्जेक्ट है, अलाइड सब्जेक्ट, उनसे आपको मतलब की है कि जो उसमें फेमस कॉन्सेप्ट है ना, उनसे क्वेश्चन आएगा। हाँ। तो आपको फेमस चीज तो आना ही चाहिए, लाइक कि अर्बन मॉडल है सिटीज का, तो सिटीज का मॉडल दिया किसने, क्या फेजेस में दिया है, नंबरिंग क्या सिस्टम है उसका, ये सारा कुछ आना चाहिए। ह्यूमन ज्योग्राफी में जैसे मॉडल्स वगैरह दे रखे हैं तो उनके डायरेक्ट नाम दे रखे हैं। एक मॉडल्स का किताब भी है बहुत अच्छा, वो हुसैन का, माजिद हुसैन। हाँ, मॉडल्स ऑफ ज्योग्राफी। इसमें गाइज आप क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं उन्हें उनके टॉपिक्स के नाम दे रखे हैं, तो उनको उठाओ और आप सर्च करो, मटेरियल आपको मिल जाएगा। वो टॉपिक डायरेक्ट हिट करते हैं, कभी उनकी अजम्पशंस पूछ ली जाती है, नॉर्मली उनके ईयर पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों में आपके नंबर नहीं करने चाहिए। अगर ये इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप नॉर्मली नेट तो एक ईजी चीज़ हो जाएगी, फिर आप प्रिपेयर करोगे जेआरएफ के लिए। और मैं लिटरली बताता हूँ कि नेट क्वालिफाई करना एक बहुत ही आसान चीज़ है अगर आप ज्योग्राफी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो। और नेट वालों को मतलब आप धीरे धीरे देखोगे यूजीसी जिस तरह से नेट वालों की संख्या बढ़ाते जा रही है, 7% बच्चों को नेट मिल रहा है, तो आने वाले टाइम में नेट का वो क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाएगा जो अभी के टाइम पे है। तो आपको बहुत ज़्यादा पुश करना चाहिए खुद को जेआरएफ के लिए। हर साल 2000 बच्चे नेट निकालते हैं ज्योग्राफी में एवरेज, और पर जो जेआरएफ की संख्या है वो सिर्फ 150 से 200 के बीच रहती है। ये डिफरेंस आपको दिखाता है। की सीट्स भी आती है बहुत कम। हाँ, जैसे डीएससी में भी देखें तो 17-18 जो डीयू का ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, या फिर कभी कभी ज़्यादा चली जाती है। जेएनयू में भी इतनी सीट होती है 15 या 10 के करीब पीएचडी की सीट, फिर बीएचयू हो गया, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, कभी कभी 2 या 3 सीट आती है। मतलब जो सीट्स है वो नॉर्मल है। अगर जेआरएफ कर लोगे तो आप एक क्रीमी लेयर में चले जाओगे और आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो, आपको एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। हाँ, और जेआरएफ के नंबर भी आगे ऐड ऑन होते हैं। जेआरएफ ऐसी चीज़ है जो आपके साथ सिर्फ 3 साल नहीं रहती, ये आपका टैग है, ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। और कुछ बच्चे जैसे इन्हें बीएड कर रखी है, वो क्या तैयारी करते हैं कि बीएड कर रखी है तो उनके लिए स्कोप है कि स्टेट लेवल के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम, जैसे अभी राजस्थान के पीजीटी एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड की अजीत तैयारी कर रहे हैं, तो इससे जानेंगे कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में आप किन किन रिसोर्सेज का यूज़ करें और तैयारी कैसे चल रही है। एग्ज़ाम कब आपका? मेरा एग्जाम तो 23 जून को है, लेकिन जो एक लेवल देखें तो वो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसमें कॉन्सेप्ट तो रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें जैसे संख्याओं पे कि जोन को कितनों में बांटा है, किसने दिया है, ज़्यादा लेवल उसमें है नहीं, लेकिन एक लेवल देखते जाए तो एकदम डीप से भी फैक्ट बेस्ड थोड़ा ज़्यादा रहेगा उसमें। ओके, आपका टाइम टेबल क्या रहता है? टाइम टेबल मेरा वैसे नहीं माने तो डे और नाइट में क्या लगा, जैसे डे में जियोग्राफी और नाइट में थोड़ा फर्स्ट पेपर की तैयारी ना, इस वजह से। नॉर्मल आपका स्टडी आवर्स कितना रहता है? नॉर्मल तो मेरा अभी तो 7 Average। से 8 7। ये 7 से 8 घंटे की बात करें, ये गाइज मैं कहूँगा कि प्रोडक्टिव होने चाहिए, चाहे 10 घंटे ना हो, 12 घंटे हो। जैसे आपने श्रीकांत से भी बात की, इन्होंने पढ़े हैं 15-20 दिन पढ़े, ऐसे पढ़े कि जैसे नरक, लाइक हेल। हाँ, पर लास्ट के सिर्फ 15-20 दिन, और इन्होंने मैं बस यही सोच के पढ़ रहा था कि एग्जाम देने के अगले दिन मैं बहुत एंजॉय करूंगा, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। लास्ट समझ के ऐसे सोचते हैं कि इस बार नेट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जेआरएफ नहीं। पहली बार आखिरी बार सिर्फ जेआरएफ के लिए। नेट इज कॉमन, जेआरएफ इज नॉट कॉमन। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नेट और फर्स्ट ग्रेड में क्या डिफरेंस लगा? नेट और फर्स्ट ग्रेड में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और जेआरएफ में थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, उसके लिए थोड़ा आपको थोड़ा एक अलग स्टेज में आके बात करनी पड़ेगी। ओके, आपका 2 साल का वैसे एक्सपीरियंस कैसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में? एक्सपीरियंस तो ठीक था, लेकिन मतलब गांव से उठ के सीधा इस माहौल में आना, गांव के स्कूल से आना, सब कुछ इंग्लिश में है, सब टेक्नोलॉजी के मामले में देखना और स्मार्ट वर्क करना, सारी प्रोसेस मैंने यहीं आके सीखी। हाँ, क्योंकि जैसे ये गाइज मेरे रूममेट भी हैं, अजीत कुमार है, झुंझुनू से है, तो और इन्होंने बीएड कर रखी है, ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। जब ये आए थे तब मैंने देखा था इनको लैपटॉप ऑन करना भी नहीं आता था। आज ये सारा काम अपना लैपटॉप से, ये कंप्यूटर लिटरेसी भी साथ के साथ आई है, टाइम के साथ। वो टाइम के साथ आई है, स्किल सीखी है, पीपीटी बनानी सब कुछ, और डॉक्यूमेंट्स बनाने। पता नहीं था कि ये होता क्या है। हाँ, लेकिन उसके बाद सब कुछ सीखा यहाँ। और एक
ऐसे रूट से उठे बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। और इनकी पोटेंशियल और मेहनत देख के मैं बताता हूँ, ये ओरिजिनल नहीं बता रहे। ये रात को नहीं सोते हैं, ये सोते हैं सुबह 5 बजे और उठते हैं सुबह 10-11 बजे, फिर लंच टाइम के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर सारी रात इनकी है। और एक चीज़ इनकी देखिए, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी स्मार्ट वर्क को भी हरा सकती है। इनकी फिजिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट, इनकी कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क के कारण है। स्मार्ट वर्क कितना ही कर लो, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे, आप उसके ऊपर चीज़ों को पता होगे पर आप आगे जाके फंस जाओगे। अगर आपने ज्योग्राफी चुनी भी है तो मतलब आपके साथ वो ज्योग्राफी रहने वाली है ज़िंदगी भर। आफ्टर ऑल आपने डिसाइड कर लिया तो आप डीएनए में मतलब ज्योग्राफी आ जाती है। हाँ, इधर उधर भागने की ट्राई मत करो, ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम। हाँ फाइनल सॉल्यूशन की JRF, तो JRF 5 साल है, उसके बाद ये चीज़ नहीं है। आप एक एलिजिबल हो एक तो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए, इसके साथ अगर आप नॉर्मली भी किसी सिटी स्कूल में भी जाते हो ना, वो भी आपको पे कर देंगे 30 से 40,000 प्लस। नॉर्मली मैंने JRF वाले देखे हैं, वो पे कर रहे हैं स्कूल में पढ़ाने के बाद। सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो आने वाले टाइम में और भी कम होने वाली है, कंस्टेंट बढ़ने वाला है। क्योंकि जो एक कंट्री का प्रोग्रेस होता है ना, वो तभी प्रोग्रेस हो सकता है जब उसमें एफिशिएंट ग्रोथ आए। और गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप देख रहे हैं कि वैसा एफिशिएंट ग्रोथ है नहीं, जबकि आप पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो भी है आप उसमें देख रहे हो कि धीरे धीरे यूनिकॉर्न कंपनीज बनती जा रही है, खास करके एजुकेशन सेक्टर में। तो एजुकेशन सेक्टर यूनिकॉर्न कैसे बन रहा है? उनके टीचर्स इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं क्योंकि उनमें क्वालिटी है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो ये मतलब नहीं है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर ही चूज़ करो, आप गवर्नमेंट से ऊपर जा सकते हो। फर्दर अलग अलग फील्ड से कोलैब करके आप बहुत सारा काम कर सकते हो। पैसा कमाना एक बहुत ही मिनिमल काम है, आप उससे आगे बढ़ के बहुत सारे काम कर सकते हो। क्योंकि मैंने देखा कि प्रोजेक्ट वर्क होते हैं आगे फर्दर, उन्हें बहुत करोड़ों के बजट आते हैं, लाखों में। आप प्रोफेसर्स की साइट पे जाके देख सकते हैं उनकी हैवी ग्रांट लेते हैं वो लोग। हाँ, उनकी सैलरी से कहीं ज़्यादा उनके प्रोजेक्ट के पेमेंट होती है। हाँ, पेमेंट होती है। इसके साथ हम इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। फर्दर हम कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम देवेंद्र बिश्नोई। आज ये थे मेरे रूममेट श्रीकांत शर्मा, नेट JRF दिसंबर। थैंक यू वेरी मच।